डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम राजस्थान जेईई डिप्लोमा के पीवाईक्यूज करेंगे। सब्जेक्ट है डब्ल्यूआरई एंड हाइड्रोलॉजी। टोटल 56 क्वेश्चंस है जो इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं। 2016 के 2 क्वेश्चन पेपर हैं, एक 2020 का है और एक 2022 का है। तो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर मैंने ईयर भी मेंशन किया है। फर्स्ट में पूछा है कि स्टैंडर्ड लाइट लिखा है, लाइट नहीं हाइट पूछा गया है, स्टैंडर्ड रेन गेज की क्या होगी। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रेन गेज का डायग्राम दिख रहा होगा और ये ग्राउंड सरफेस है। यहाँ से इसकी ये जो हाइट है ये है 30 सेंटीमीटर। ये ग्राउंड सरफेस से ऊपर होगा ये आधा पोर्शन, और आधा पोर्शन है वो नीचे, यहाँ पर ग्राउंड सरफेस के नीचे बोतल वगैरह रखा हुआ है जो कलेक्ट कर रहा है वाटर को। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा है तो इनफिल्ट्रेशन किस रेट पे होगा। तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो मैक्सिमम रेट है जिस पर इनफिल्ट्रेशन हो सकता है। अब अगर कहीं पर जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और रेनफॉल की रेट कम है, तो उस केस में तो रेनफॉल जिस रेट से हो रहा है उससे इनफिल्ट्रेशन होगा। वहीं पे अगर इनफिल्ट्रेशन कम है और रेनफॉल की जो रेट है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, वो अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर इनफिल्ट्रेशन होगा, वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की रेट पे होगा। मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो इनफिल्ट्रेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ह्यूमिडिटी क्या रेफर करता है। तो ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कितना है एटमॉस्फेयर में उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको हम मेजर करने के लिए वेपर प्रेशर को यूज करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो भी एयर प्रेजेंट होगी वो कोई प्रेशर एग्जर्ट करेगी, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा एयर में उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। मैथमेटिकल अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक बहुत ही कॉमन पैरामीटर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसमें क्या करते हैं हम सैचुरेशन वेपर प्रेशर के साथ यहाँ पे ये रेशियो लेते हैं एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेशन वेपर प्रेशर। हर एक टेम्परेचर पे कॉरस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा वेपर प्रेशर, वो होता है सैचुरेशन वेपर प्रेशर। किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है कि वेपर प्रेशर अभी सैचुरेशन पे नहीं पहुंचा है, उससे कम है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक मेजर करने का तरीका हो गया। 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि खरीफ की क्रॉप है ये कौन से सीजन में बोते हैं। तो ये जून में बोई जाती है और रबी की बोई जाती है अक्टूबर या नवंबर में। यहाँ पे जून भी मिल सकता है आपको, जुलाई भी मिल सकता है, क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। 1 हो गया यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि हार्वेस्ट सीजन में अगर रिवर में फ्लो कम हो गया है तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। तो अगर रिवर में सफिशियंट नहीं है वाटर थ्रू आउट द सीजन, तो इसलिए फिर हम स्टोरेज इरिगेशन करते हैं कि स्टोर कर लो रेन वाटर को, जब पानी की जरूरत कम है, पानी ज्यादा है, और फिर जब पानी कम हो जाए रिवर में तो इसको यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग चैनल डिजाइन करें। अगर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है तो सिल्ट फैक्टर यूनिटिव है, तो हार्डलिंग मीन रेडियस क्या होगा। तो ये हार्डलिंग मीन रेडियस का लेसिस जो थ्योरी थी उसमें फॉर्मूला था 5/2 वी स्क्वायर अपॉन एफ। तो सिंपल है, यहाँ पे 5/2 वी आपका 1 दिया गया है, एफ भी 1 है, तो ये 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सो 2.5 मीटर हो जाएगा, रेडियस ही ना, वेलोसिटी नहीं है, 1 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि कैनेडीज थ्योरी में चैनल डिजाइन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। बेसिकली तो ये है कि बी/डी रेशियो आपको पता होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है अब, तो फिर जो ऑप्शन है उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा। तो विड्थ और डेप्थ में, लेंथ का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन दोनों में अगर एक आपको पता करना हो तो आपके लिए इजी होगा कि आपको डी पता हो, क्योंकि वेलोसिटी जो है उसको आप डी की फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हो और Q इज इक्वल टू AV लिख सकते हो। तो अगर आपको डी पता है तो आपके लिए वी भी नोन है, क्यू में बी और डी का फंक्शन होगा कि ए। क्यू आपको पता है क्योंकि कितना एरिया इरिगेट करना है, उसका क्या डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है वो पता होगा, वी इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। तो ए में सिर्फ आपके लिए बी अननोन बचेगा जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि टॉप ऑफ द बैंक एंड सप्लाई लेवल इन कैनाल है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। जैसे कि ये आपका कैनाल है, ये है सप्लाई लेवल, आप इससे ऊपर कहीं पे यहाँ पे ये टॉप है, तो ये जो है इसको बोला जाता है फ्री बोर्ड, और इसकी वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए, इस पे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि डीप वेल क्या होगा। तो डीप वेल वो वेल होता है जो कि कन्फाइंड एक्वीफर से डिस्चार्ज एक्सट्रैक्ट करता है, और इसके कारण इसका जो डिस्चार्ज है वो हमेशा जो शैलो वेल है जो कि एक अनकन्फाइंड एक्वीफर से डिस्चार्ज एक्सट्रैक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि कन्फाइंड एक्वीफर है उसमें प्रेशर होगा, वो मतलब अंडर प्रेशर वाटर स्टोर होगा, जबकि अनकन्फाइंड एक्वीफर में क्या होगा? टॉप सरफेस पे प्रेशर होगा, वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो ज़्यादा प्रेशर से वाटर स्टोर है तो आप ज़्यादा इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, तो इसका डिस्चार्ज है वो ज़्यादा होगा। ज़रूरी नहीं है कि इसकी डेप्थ हमेशा ज़्यादा हो। तो यहाँ पर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यील्ड ऑफ ए वेल किस पे डिपेंड करता है। तो यील्ड क्या होगा? वेल से जो हम डिस्चार्ज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू KIA। ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था। अब ये वाला जो एरिया है, इससे यहाँ पे डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये वाला एरिया होगा जिस पे ये डिपेंड करेगा, हार्डली ग्रेडियंट पे करेगा, परमेबिलिटी पे करेगा। तो परमेबिलिटी भी हो गया, एरिया ऑफ एक्वीफर ओपनिंग इनटू द वेल, यहीं से तो पानी आ रहा है इस ओपनिंग से, ये भी आएगा, और फ्लो वेलोसिटी भी आएगा, क्योंकि फ्लो वेलोसिटी की आई को आप फ्लो वेलोसिटी अगर लिखते हो तो ये भी है इसमें। तो 4 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि ड्यूटी और डेल्टा इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। यहाँ पर आपका ये 2 हो जाएगा आंसर। काफ़ी बार एग्जाम में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, वहाँ पर आपको एक हिंट बता देती हूँ हम निकालते कैसे हैं ड्यूटी। 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है इंटू बी, इसको इक्वल करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। एरिया अगर ए है, डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? ये डेल्टा इंटू एरिया क्या है? 1 मीटर क्यूब पर सेकंड से जो एरिया हम इरिगेट करें वो ड्यूटी है, तो इंटू डी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बी एक जगह आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे। तो आपको कहीं पर कंफ्यूजन होगी, हाँ डी ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो आप इस हिंट से फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी बेसिक है, ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग व्हीट क्रॉप के लिए क्या होगी। तो ये सारी क्रॉप्स के लिए आपको याद रखना है, राइस का होता है 19 सेंटीमीटर, व्हीट का होता है 13.5 सेंटीमीटर, और शुगर कैन का होता है 16.5 सेंटीमीटर, और सारे ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, किसका पूछा गया है यहाँ पर? व्हीट का, तो 13.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि कंटूर्स के राइट एंगल पे जो कैनाल अलाइंड होगी वो कौन सी कैनाल है। तो ये थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया, वो अगर आपने देखा होगा तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैनाल्स का जो अलाइनमेंट है इसमें, मतलब अलाइनमेंट की बेसिस पे कैसे से कैसे कैनाल्स हो सकते हैं उनमें। यहाँ पर ये जो टॉप वाली लाइन है ये है रिज लाइन, इसको वाटर साइड लाइन भी बोला जाता है, क्योंकि ये दो जो वाटर साइड है उनको मतलब बीच में बाउंड्री लाइन है उनकी। ये एक वाटर साइड हो गया, ये दूसरा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका डिस्चार्ज एक रिवर में जाएगा और इधर वाले एरिया का डिस्चार्ज दूसरे रिवर में जाएगा। तो ये दो अलग अलग वाटर साइड हो गए, ये रिज लाइन हो गई। तो इसके अलग अलाइन कर रहे हैं तो रिज लाइन होगा। अब कंटूर लाइन कैसे जाएंगे? जैसे ये एक पॉइंट है 400 मीटर आरएल का, तो दूसरा 400 मीटर आरएल का कहाँ होगा? इससे ऊपर या नीचे तो होगा नहीं, इसकी साइड में होगा कहीं। तो ये 400 मीटर का, तो इस तरीके से आपकी कुछ जो कंटूर से लाइन है वो जाएंगी। इन कंटूर लाइन के अलोंग अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो कंटूर कैनाल होगी, और इनके परपेंडिकुलर इस तरीके से अगर हम डिजाइन कर रहे हैं साइड स्लोप्स के अलोंग तो साइड स्लोप कैनाल होगी। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि फ्लड वाटर है उसको डाइवर्जन करने के मतलब डाइवर्जन करते हैं तो कौन सी कैनाल बनाई जाती है। तो इनंडेशन कैनाल होती हैं जो सिर्फ फ्लड वाटर को ही डाइवर्जन करने के काम में आती है। मतलब रिवर में फ्लडिंग की सिचुएशन है तो एक्स्ट्रा वाटर को हम इरिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं, बाकी हम वहाँ पर कोई प्रॉपर थ्रू आउट द ईयर वाटर सप्लाई के लिए वहाँ पे सिस्टम नहीं बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर इनंडेशन कैनाल होगा। अगर स्टोरेज का डैम का पूछा जाए तो पेरिनेल कैनाल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि कंक्रीट कैनाल में प्रेफरेंशियल वेलोसिटी किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब एक मैक्सिमम वेलोसिटी है जो हम अलाउ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम वेलोसिटी अलाउ करेंगे तो इरोजन होने लग जाएगा। और ये मैक्सिमम अलाउड वेलोसिटी डिपेंड करती है कि आपकी जो लाइनिंग है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है। जैसे कि बाउल्डर लाइनिंग के लिए 1.5 होता है, ब्रिक के लिए 1.8 होता है, और कंक्रीट के लिए 2.5 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आपको ये वैल्यूज भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि हाइड्रोलॉजी किसका साइंस है। मतलब हाइड्रोलॉजी है वो साइंस है जो किसके साथ डील करता है? रेन वाटर, सी वाटर, रिवर वाटर, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। तो हाइड्रोलॉजी में हम सारे वाटर जो जो अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर रहे हैं, इन सबको स्टडी करते हैं।
अब यहाँ पर ऑप्शंस में आपको फिर चूज़ करना पड़ेगा, जैसे इन सब में देखा जाए तो 4 वाला है ये रिवर सी वगैरह को भी काउंट कर रहा है और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी कंसीडर कर रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो गया, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि रेन गेजेस जो यूज़ करते हैं हम उनमें रिमोट हिली इनएक्सेसिबल के लिए कौन से करेंगे? ये गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसमें, बच्चों को लगता है कि इसका आंसर गलत दिया गया है। बेसिकली इसका आंसर सही है, आंसर की में भी सही आंसर दिया है, टिपिंग बकेट इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि टिपिंग बकेट में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो डॉट डॉट की फॉर्म में मिलता है, हम उसको डिजिटाइज कर सकते हैं इजीली। तो हमें जो साइट है जहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वहाँ पर जा जाके रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जहाँ पर कोई ऑफिस है वहाँ पर आप उस सिग्नल को डिजिटाइज करके पहुंचा सकते हो और इससे क्या होगा, ईज़ी हो जाएगा मैनेज करना, क्योंकि हिली इनएक्सेसिबल जगह है तो बार-बार वहाँ पर नहीं जाया जा सकता। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है इसका फ्लोटिंग टाइप होगा क्योंकि आईएमडी ये स्टैंडर्ड वाला यूज़ करता है, बट फ्लोटिंग टाइप में डिजिटाइज़ करना उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता जितना टिपिंग बकेट में होता है। तो इसलिए यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि रन ऑफ इंक्रीज़ किसको इंक्रीज़ करने से रन ऑफ इंक्रीज़ होगा? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने से क्या इफ़ेक्ट होगा रन ऑफ में? इनफिल्टर वाटर ज़्यादा होगा तो रन ऑफ कम होगा। परमेबिलिटी में इंक्रीज़ करेंगे तो भी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। रेनफॉल की इंटेंसिटी में अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो रन ऑफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर 1 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ पर सूटेबल है? तो जहाँ पर लैंड ग्रेडिएंट स्टीप है और सॉइल इजीली इरोडेबल है वहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन बेस्ट रहेगा। इसके अलावा क्या कौन-कौन सी जगह है जहाँ पर ये बेस्ट रहता है? एक तो वाटर के कम है आपके पास, स्कार्स है वाटर का अवेलेबिलिटी, तो ये बेस्ट रहेगा। उसी के साथ में जैसे ये स्टीप दिया लैंड ग्रेडिएंट या फिर ऐसे दिया हो कि ग्राउंड सरफेस अनइवन है तो वहाँ पर भी स्प्रिंकलर इरिगेशन बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा आंसर। अगर काफ़ी जगह ये भी दिया हो कि वाटर टेबल बहुत हाई है तो भी हम वेल से इरिगेशन करते हैं ताकि वाटर टेबल थोड़ा नीचे चला जाए और वाटर लॉगिंग से हमारी सोइल है वो एरिया है वो सेफ हो जाए। लो परमेबिलिटी होगा तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्यों नहीं रहेगा ठीक? क्योंकि आप बहुत ही स्लो रेट से इसमें वाटर सप्लाई करते हो। वाटर पेनिट्रेट हो नहीं रहा, इनफिल्टर हो नहीं रहा और इससे पहले इवेपोरेट हो जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा अगर परमेबिलिटी है तो भी ये मेथड ही सूटेबल नहीं है और बहुत कम होता है तो भी सूटेबल नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि प्लांटिंग टू हार्वेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है इसको क्या बोलते हैं हम? तो इसको बोला जाता है क्रॉप पीरियड और फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है बेस पीरियड। बेसिकली ये हो गया प्लांटिंग, ये हो गया हार्वेस्टिंग। फर्स्ट इरिगेशन करते हैं प्लांटिंग के कुछ टाइम बाद और हार्वेस्टिंग से कुछ टाइम पहले हम इरिगेशन रोक देते हैं क्योंकि अब फसल को सूखने देना है हार्वेस्टिंग के लिए। तो ये आपका हो गया कुछ बेस पीरियड और ये प्लांटिंग से हार्वेस्ट तक, सोविंग से हार्वेस्ट तक जो होता है ये होता है क्रॉप पीरियड। तो यहाँ पर 2 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि डेप्थ ऑफ वाटर 8.64 सेंटीमीटर है, बेस पीरियड 10 डेज है तो ड्यूटी क्या होगी? तो ये आप निकाल सकते हो इजीली इस वाले फॉर्मूले से 8.64 इंटू बी अपॉन डेल्टा। तो 8.64 यहाँ पे आपका ये डेज में होता है और ये मीटर में होता है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 8.64 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे जो कि ऊपर चला जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी आपका 10 डेज है तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग एक राइस क्रॉप के लिए क्या होगा? तो राइस क्रॉप के लिए ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग हमने पहले किया था डिस्कस सारी क्रॉप्स के लिए, जो आपको याद रखना है, इसका 19 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि सीरियल क्रॉप्स जो कि मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड मेथड क्या होगा? तो यहाँ पर जो चेक मेथड होता है ये बेस्ट सूटेबल रहता है, जिसमें हम ऐसे प्लॉट से बना देते हैं और यहाँ पे बाउंड्री से बना दिया और पूरे में वाटर है वो सरफेस इरिगेशन से इरिगेट करते हैं। तो 1 है वो होगा जाएगा आंसर। 24 में दिया है कि फ्लड डिस्चार्ज क्यू है तो डिकन्स फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है डिकन्स का? तो डिकन्स का फॉर्मूला है सी ए जो एरिया है रेज़ टू पावर 3/4 और राइव्स में होता है 2/3। हिंट भी देती हूँ आपको याद रखने के लिए अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो एक छोटा सा हिंट आपकी हेल्प करेगा। डी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है 4, तो 4 जिसमें आ रहा है मतलब 3/4 वाला है वो डिकन वाला होगा और 2/3 वाला राइव वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि सबसॉइल में जो वाटर रिटेन होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट वो कौन सा वाटर है? तो ये होता है, ये स्पेसिफिक रिटेंशन होता है और जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो होता है स्पेसिफिक यील्ड।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा और पोरोसिटी होता है इन दोनों का सम। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि डी इज डेप्थ ऑफ एक्विफर है जिससे वाटर फ्लो हो रहा है, तो रिलेशनशिप क्या होगा परमेबिलिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी में। तो परमेबिलिटी को अगर हम डेप्थ से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो मिलेगा पैरामीटर वो होता है ट्रांसमिसिबिलिटी। तो टी इज इक्वल टू होता है के डी, तो 1 होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिल्ट सपोर्टिंग एडीज कहाँ से जनरेट होती है। तो ये मेजर डिफरेंस था दोनों थ्योरीज में। कैनेडी ने माना था कि सिर्फ बॉटम से रिलीज होती हैं, जबकि लेसिस ने माना कि बॉटम से भी रिलीज होती हैं और साइड से भी रिलीज होती हैं। और इन्होंने इस चीज को मैथमेटिकली कैसे कंसिडर किया, इन्होंने आर लिया अपने जो फॉर्मूले वगैरह थे उनमें, जबकि इन्होंने सिर्फ बॉटम से माना तो इन्होंने डेप्थ को ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि एवरेज साइज क्या होगा सिल्ट पार्टिकल्स का अगर लेसिस सिल्ट फैक्टर है। नहीं, ये दिया कि एवरेज साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स अगर एम है, मतलब एम यहाँ पे यूनिट नहीं है, एम जस्ट एक सिंबल ये है। तो एम अगर एवरेज साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल है तो लेसिस सिल्ट फैक्टर किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें पता है कि सिल्ट फैक्टर होता है 1.76 रूट एम। तो ये मतलब पार्टिकल साइज का रूट लेते हैं, तो ये एम के रूट के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका ऑप्शन 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि लाइंड कैनाल है उसका आईएसआई के अकॉर्डिंग शेप क्या होगा। तो ट्रेपेजोइडल शेप सजेस्ट किया है आईएसआई ने। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि यहाँ पर जो कैटेगरीज दी गई है इनमें से हीराकुंड रिजर्वोयर को बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है। तो हीराकुंड रिजर्वोयर महानदी रिवर पे बना हुआ है और यहाँ पर फ्लड कंट्रोल भी इसका पर्पज है और पावर भी जनरेट होती है और इरिगेशन पर्पज से भी करते हैं, तीनों ही मल्टीपर्पज रिजर्वोयर है। क्वेश्चन नंबर 31 भी गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर है, उससे थोड़ा सा डेटा मॉडिफाइड होगा। हार्डलिक मीन रेडियस आपसे पूछा गया है, वेलोसिटी दे दी है, सिल्ट फैक्टर दे दी है। तो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल, आप ये फॉर्मूला लगा के इजीली आर निकाल सकते हो। कहीं पर आपको वेलोसिटी नहीं दिया है, क्यों दिया गया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के पहले वेलोसिटी निकालोगे क्यू और एफ की हेल्प से, और उसके बाद आर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पर v दे दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड और f की वैल्यू दे दी है 1, तो काफी सिंपल हो गया कैलकुलेशन भी, ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि कौन सा कैश क्रॉप नहीं है। तो राइस यहाँ पे कैश क्रॉप नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कहीं पे राइस दे देगा जो कैश क्रॉप नहीं है, कहीं पे व्हीट दे देगा। तो यहाँ पे मैं एक हिंट देती हूँ आपको, इससे इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऐसी क्रॉप जो आपको कंजप्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे कि व्हीट किसी ने बोया है, बाजरा बोया है, तो आप घर पे रख सकते हो उसके खुद के कंज्यूम करने के लिए। अब किसी को ये भी लग सकता है कि शुगर कैन भी हम घर पे कंज्यूम कर सकते हैं, तो शुगर कैन आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, यूज करने के लिए उसका कोई प्रोडक्ट बनाना होगा, उसके लिए उसको प्रोसेस करना होगा। तो मेजर इसका जो जाता है, अगर किसान ने बोया तो वो मेजर फैक्ट्रीज में ही जाता है मेजर पोर्शन। जूट का भी सेम है, टोबैको का भी सेम है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, कोई फोडर क्रॉप हो गया, ये सारे कैश क्रॉप की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जो अनाज है वो कैश क्रॉप कैटेगरी में, कैश क्रॉप की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बाकी आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है कि ड्यूटी हेक्टर्स में है, डेप्थ ऑफ वाटर मीटर में है, बी बेस पीरियड है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, ये कर चुके हैं हम सेम क्वेश्चन काफी बार, बी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि कैनेडीज थ्योरी के अकॉर्डिंग सिल्ट सपोर्टिंग पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है कैनाल में। तो ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। ये आर अगोर का क्वेश्चन नंबर 33 है। आर अगोर के जिस वीडियो में ये दिया गया है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दिया मैंने, तो आप वहां जाके इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो। नहीं तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, डायरेक्टली याद रखना चाहो तो ये भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि इरिगेशन का वो मेथड जिसमें कि ट्री है सराउंडेड होता है एक बॉर्डर से, जैसे कि ये यहाँ पे एक ट्री है, तो यहाँ पर आपने बॉर्डर बना के इस तरीके से सर्कल बना दिया और ये बाउंड्री बना दी, तो ये होता है, ये बेसिन इरिगेशन मेथड होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि ट्रू रिजाइम और फाइनल रिजाइम, ये टर्म किसने यूज की थी। तो बहुत ही सिंपल बेसिक चीज पूछी गई है, लेसिस ने ये टर्म यूज की थी, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि वाटर लॉगिंग किसके कारण होता है। तो ओवर इरिगेशन के कारण वाटर लॉगिंग होगा, क्योंकि आपका वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा प्लांट की रूट जोन में, ए है वो ट्रू हो गया। लेस रेन के कारण वाटर लॉगिंग नहीं होगा, अगर रेनफॉल कम होगा तो ऑब्वियसली इन्फिल्ट्रेशन भी कम होगा।
और वाटर लॉगिंग के चांसेस कम रहेंगे। इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो भी वाटर लॉगिंग के चांसेस कम रहेंगे, और अगर आपने एडिक्वेट ड्रेनेज दिया है तो जो भी एक्सेस वाटर है वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा, तो आपके जो फील्ड है उसमें कोई भी वाटर लॉगिंग का इश्यू नहीं होगा। तो 1 हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज ऑफ द डैम लाइज आउटसाइड द मिडल थर्ड ऑफ द बेस। बेसिकली डैम आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें नहीं है, बट फिर भी डैम के 2020 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में दिया उसको बहुत अच्छे से कर लो, बट बाकी भी गुप्ता एंड गुप्ता किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हो तो उसको कंप्लीट कर लो, ताकि कुछ ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उनको कर पाओ। तो इस टाइप का फेलियर जिसमें कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेज लाइज आउटसाइड द मिडिल थर्ड, तो मिडिल थर्ड रूल आपने पढ़ा होगा, रिटेनिंग वॉल में पढ़ा होगा, और डैम अगर आपने भी नहीं भी पढ़ा है तो रिटेनिंग वॉल में आपने आरसीसी में पढ़ा होगा कि जो आपका रिजल्टेंट है वो इस मिडिल थर्ड में लाई करना चाहिए। अगर वो इसमें लाई नहीं कर रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे, और कॉन्क्रीट टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं बियर कर पाता तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे फेलियर होगा और टेंशन फेलियर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है कि आईएएस रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग शेप क्या होगा लाइन कैनाल का। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ट्रेपेजोइडल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया मेजर रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा होगा ग्रेविटी में, जो स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। तो डैम में एक तो होता है वाटर प्रेशर जो कि मेजर इसको ओवरटर्न करने का मतलब वो कोज है। ओवरटर्न क्या है कि यहाँ से ये डैम इस तरीके से ओवरटर्न हो गया, घूम गया बेसिकली इसके अबाउट। दूसरा हो सकता है ये स्लाइड हो जाए, यहाँ से ये डैम स्लाइड हो जाए कुछ इस तरीके से कि फोर्स ज़्यादा था हॉरिजॉन्टल वाला और स्लाइड कर दिया। तो ये दो मेजर फेलियर हो सकते हैं। कराने वाला कौन से फोर्स है, एक तो वाटर प्रेशर मेजर जो होता है, उसके अलावा अपलिफ्ट भी इस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है ओवरटर्निंग में। स्टेबलाइजिंग फोर्स कौन सा होता है, जो इसका खुद का वेट होता है। तो सेल्फ वेट है वो स्टेबलाइजिंग फोर्स है, जो रेजिस्टिंग फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि कौन सा मोड ऑफ फेलियर नहीं होगा ग्रेविटी डैम में। तो सीपेज फेलियर है ये होता है अर्थन डैम में, जहाँ पे एक अर्थ जैसे सॉइल हो गई उसका हम वो बनाते हैं तो उसमें सीपेज के चांसेस रहते हैं, जैसा कि हमने वीर रोड बैराज में भी पढ़ा था कि हाई हेड पे वाटर स्टोर किया हुआ है और कोई सॉइल बीच में आ रही है जो कि परमेबल है, तो उससे पास होने लग जाएगा वाटर और सीपेज होने लग जाएगा। सीपेज के कारण फिर पाइपिंग फेलियर हो सकता है, कोई और टाइप का फेलियर हो सकता है। ओवरटर्निंग फेलियर, स्लाइडिंग फेलियर और टेंशन फेलियर, ये तीनों है कंक्रीट के। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि कौन सा रिजिड डैम नहीं है, सॉरी कौन सा रिजिड डैम है। तो ग्रेविटी डैम है, एक रिजिड डैम है। फ्लेक्सिबल डैम का पूछा जाएगा, अर्थ डैम और रॉकफिल डैम होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि ऐसे लैंड और क्लाइमेट जो कि एरिड भी नहीं है और स्ट्रिक्टली ह्यूमिड भी नहीं है, और इनमें इंफीरियर क्रॉप्स हैं वो बिना इरिगेशन के बोई जा सकती हैं। तो 3 टाइप के होते हैं एरिड रीजन, जिसमें कि इरिगेशन मस्ट है कोई भी टाइप का एग्रीकल्चर करने के लिए। सेमी एरिड ऐसे हैं जिनमें कि इंफीरियर क्रॉप्स बिना इरिगेशन के बोई जा सकती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंफीरियर क्रॉप्स बिना इरिगेशन के, मतलब सेमी एरिड जोन हो गया, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर जिसमें ड्रेन है वो कैनाल से ऊपर से लेके जा रहे हैं और कैनाल वाटर रन कर रहा है फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो ड्रेनेज ऊपर से जा रहा है अगर तो ये सुपर पासेज होगा, फ्रीली अगर जा रहा है तो, नहीं तो ये क्या होगा, एक्वेडक्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुपर पासेज। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि बेस पीरियड किसके बीच का टाइम ड्यूरेशन है। तो ये मैंने किया आपको एक्सप्लेन, फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग के बीच का। इंस्टेड ऑफ ये तो पहला तो हो गया क्रॉप पीरियड, और टाइम ऑफ सोविंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग भी हो गया, फर्स्ट से लेके लास्ट वाटरिंग के बीच का। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि कैनेडीज थ्योरी के अकॉर्डिंग क्रिटिकल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है जिस पर अगर हम फ्लो करा रहे हैं कैनाल में तो सिल्टिंग नहीं होगी और स्काउरिंग भी नहीं होगी। ये कौन से फॉर्मूले ने ये वैल्यू दी है, मतलब कौन सा फॉर्मूला है जो कैनेडीज थ्योरी ने दिया था। तो बी हो जाएगा यहाँ पर 0.55 m d raised to power 0.64। और कैनेडीज में ये क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल वाले कम पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, आप कर नहीं पाओगे कैलकुलेटर की बिना सो, इसलिए कैनेडीज के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे। लेसिस में जो फॉर्मूले हैं उन पर काफी बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, तो फर्स्ट में दिया लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो हमेशा नहीं होगा। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी
कि रेट पे भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, मतलब जो कैपेसिटी है उस पे भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। इक्वल टू और लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ये बिल्कुल सही है। कैपेसिटी क्या है, वो मैक्सिमम रेट है जिस पर कि सॉइल इन्फिल्टर करा सकती है। तो अगर रेनफॉल कम है तो इससे कम रहेगा इन्फिल्ट्रेशन, नहीं तो इस रेट पे होगा। इक्वल टू और मोर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कभी नहीं हो सकता, मोर देन नहीं हो सकता तो डी भी नहीं होगा। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 48 में दिया है कि डबल मास कर्व टेक्निक है, ये किसके लिए अडॉप्ट की गई? तो ये हमने किया था डिस्कस कि डेटा की कंसिस्टेंसी के लिए होता है। इसमें काफ़ी बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। एस्टिमेट द मिसिंग डेटा के लिए हम नॉर्मल रेशियो मेथड वगैरह वो सब यूज़ करते हैं। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डी होगा, ये डबल मास कर्व यूज़ किया जाता है। मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है? तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या बेसिकली मॉइस्चर इक्विवेलेंट, कि आप एक सॉइल सैंपल है, उसमें 1 सेमी वो डीप है, वेट सॉइल सैंपल है। उसको आप वेट क्या इनिशियली आपने सैचुरेटेड सॉइल सैंपल लिया 1 सेंटीमीटर डेप्थ का, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पे आप एक्सर्ट कर रहे हो, जो कि इक्वल होगा 1000 टाइम्स ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का 1000 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पे एक्सर्ट कर रहे हो और आप उसको 30 मिनट्स तक उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्शन में रख रहे हो। तो अब जो वाटर उसमें बचेगा वो मॉइस्चर इक्विवेलेंट है। इनडायरेक्टली ये फील्ड कैपेसिटी मेजर करने का एक तरीका है कि 30 मिनट्स तक 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ये रेजिस्ट कर रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट भी रिटेन होगा लॉन्ग टर्म में। तो ये फील्ड कैपेसिटी के इक्वल होता है। 1.8 टू 2 टाइम्स होता है पीडब्ल्यूपी और 2.7 टाइम्स होता है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि आईएसआई स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पान है, उसका डायमीटर क्या है? तो डायमीटर और इनके कोएफिशिएंट ये आपको पता होना चाहिए। 1.22 मीटर डायमीटर होता है, 25.5 सेंटीमीटर है वो डेप्थ होती है। तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि ड्रेनेज बाउंड्री के बीच में जो टोटल एरिया लाई कर रहा है, जो कि कैनाल सिस्टम इरिगेट कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? तो ये ग्रॉस कमांड एरिया होता है। बेसिकली डिपेंड करता है कि कैनाल का जो वाटर लेवल है वो कितना हाई है, कि आसपास का वो एरिया जिस पर कि वो हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस से पानी पहुंचा सकें, वो सारा एरिया ग्रॉस कमांड एरिया में आता है। काफी बार इस टाइप के क्वेश्चंस में ये भी मेंशन किया जाता है कि हम वाटर की जो लिमिट है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास है, बट जो हेड है वो जो कैनाल हम कंसिडर कर रहे हैं उसका फुल सप्लाई लेवल है, तो इस लेवल से आप कहाँ कहाँ तक पानी पहुंचा सकते हैं, वो सारा ग्रॉस कमांड एरिया होता है। तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है, अगेन काफी बार कर चुके हैं क्वेश्चन, में बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बी आ गया आंसर। 53 में दिया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीडियम सैलाइन वाटर की क्या होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है पूरा। 250 से कम में लो सैलाइन वाटर होता है, 250 से 750 में होता है मीडियम सैलाइन वाटर। मीडियम का आपसे पूछा है तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, बट आपको ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि एवरेज वैल्यू क्या होती है पैन कोफिशिएंट की क्लास ए इवेपोरेशन पैन की। काफी बार ये वैल्यू डायरेक्टली पूछी जाती है, नहीं तो न्यूमेरिकल दे दिया जाता है इस पे कि पैन इवेपोरेशन ये है तो एक्चुअली इवेपोरेशन क्या होगा। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। डेप्थ ऑफ इवेपोरेशन होता है पैन कोफिशिएंट इनटू पैन इवेपोरेशन, और आईएस क्लास ए पान के लिए 0.8 होती है, यूएस के लिए 0.7 होती है, और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का जो फ्लोटिंग पैन है उसके लिए 0.8 होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है कि एनुअल फ्लड सीरीज है, उसको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो रिटर्न पीरियड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके लिए, वेबल फॉर्मूला और हेज फॉर्मूला। एम यहाँ पर रैंक है इसकी, टोटल एन नंबर ऑफ एंट्रीज है। जैसे आपके पास जो डेटा दिया आप उसको ऑर्डर में सेट करोगे, एक ऑर्डर में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा वाला ऊपर आएगा, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस तरीके से आप रैंकिंग कर दोगे। इसकी 1 हो गई, 2, 3, 4, तो एम तो इसकी रैंकिंग हो गई, और एन टोटल एंट्रीज है। तो किसी भी रिटर्न पीरियड निकालना है किसी भी रेनफॉल का फ्लड सीरीज में, एनुअल फ्लड का, एनुअल मतलब एनुअल फ्लड का अगर रेनफॉल निकालना है तो फ्लड का डेटा आपने अरेंज करोगे, तो वो इस तरीके से आप वेबल फॉर्मूला से निकाल सकते हो। यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि वाटर लेवल राइज जो होगा, जिस अमाउंट से वाटर लेवल राइज होगा अपस्ट्रीम में कोई स्ट्रक्चर बनाने पे, जैसे वियर और बैराज, उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये मैंने थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था, अफ्लक्स बोला जाता है इसको। जैसे इनिशियली तो ये था वाटर लेवल, आपने यहाँ पे वियर या बैराज बना दिया, इसके कारण वाटर लेवल अब यहाँ तक पहुँच गया है,
तो ये जो राइज हो रहा है ना, ये इनिशियल वाला था और ये वियर और बैराज के कारण राइज होके पहुंचा है, तो इसको बोला जाता है एफ्लक्स। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर WRE और हाइड्रोलॉजी का सब्जेक्ट हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट में हम सोम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।